सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर आया हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का वन शॉट। जब तक ये वीडियो चलती रहे बने रहिएगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। चलिए हर एक टॉपिक को हम लोग टच करेंगे। शुरू करते हैं सबसे पहले टॉपिक के साथ, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ये पोटेंशियल किस चिड़िया का नाम है? देखो, हम लोग 10th स्टैंडर्ड में एक बहुत बढ़िया सा फॉर्मूला पढ़े थे, क्या? V इक्वल्स टू W बाय Q, दैट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, उसे हम पोटेंशियल कहते हैं। बट 12th स्टैंडर्ड के अंदर ये डेफिनेशन नहीं चलेगा। पोटेंशियल हम किसको कहते हैं? अगर हम कोई पॉइंट चार्ज कंसीडर करते हैं, मान लो कोई एक टेस्ट पॉइंट चार्ज कंसीडर करते हैं, उस पॉइंट चार्ज को याद रखना, प्रोसेस सबको पता होनी चाहिए। इस पॉइंट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर लाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोज में जो वर्क डन करना पड़ता है, उसी वर्क डन को हम लोग पोटेंशियल कहते हैं। तो वर्क डन टू ब्रिंग a unit positive charge from infinity to any point in an electric field, that is termed as electrostatic potential। तो मैं इसको यहाँ पर ले जा रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको ऐसे धक्का मार रही है, तो ये जो एंगल है वो 180 डिग्री होगा, इसलिए वर्क डन आपका नेगेटिव आएगा। तो ये इसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन माइनस ऑफ इंटीग्रेशन E डॉट डी आर इज कॉल्ड पोटेंशियल। इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट आर, तो ये पोटेंशियल देगा, लेकिन ये जनरल फॉर्मूला नहीं है। जनरल फॉर्मूला क्या है कि हम कोई भी एक जनरल पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर आ रहे हैं। मान लो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आ रहा हूँ, तो बेटा मेरा ये जो पॉइंट है ना, मान ले वो B डिस्टेंस दूर है, मेरा ये जो पॉइंट है ना वो A डिस्टेंस दूर है, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन करने से तुझे KQ/R तो मिला था, तो तूने मस्त डिफाइन कर लिया कि भाई पॉइंट चार्ज का जो पोटेंशियल होता है वो KQ/R होता है। लेकिन याद रखना, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है पोटेंशियल डिफरेंस ढूंढना दो पॉइंट के बीच का, ये समझना अच्छे से। मतलब ये इंटीग्रेशन जो होता है वो हम B से लेकर A तक अगर करेंगे तो ये फॉर्मूला में थोड़ा कुछ चेंज आएगा और ये टर्म भी चेंज हो जाएगा। ये टर्म पोटेंशियल नहीं रहेगा, इट बिकम्स पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला जो तुम्हारा आएगा वो आएगा माइनस ऑफ इंटीग्रेशन B से A तक जाने के लिए जो आप काम कर रहे हो, किसके अगेंस्ट? इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट ये पोटेंशियल डिफरेंस देगा। दैट मीन्स हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, और इसका फॉर्मूला तेरा आएगा KQ/A माइनस KQ/B। ठीक है बेटा, तो यहां पर KQ तो कॉमन निकाल लेगा, 1/A माइनस 1/B, दैट इज इक्वल्स टू KQ/B माइनस A अपॉन AB। तो ये जो तेरा फॉर्मूला आ रहा है वो तुझे पोटेंशियल डिफरेंस देता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस। तो याद रखना, पोटेंशियल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या इंपॉर्टेंट है? पोटेंशियल डिफरेंस। क्यों इंपॉर्टेंट है वो हम बात करेंगे, बट एक फील ले लो कि अगर पॉजिटिव चार्ज को आप नजदीक लेकर जाते हो तो आपकी जो वर्क डन कर रहे हो वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होता है, और ये चार्ज जो है वो इसके पास आप जितना नजदीक जाओगे उतना हाई एनर्जी से आपको धक्का मारेगा, राइट? और जितना आप दूर होगे उतना वो लो एनर्जी से आपको धक्का मारेगा। मतलब पॉजिटिव चार्ज जितना पॉजिटिव चार्ज के पास है उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है, ध्यान रखना ये, ठीक है। प्लस हमेशा प्लस के पास हाई एनर्जी फील करता है। देखो, इसके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बढ़िया से बनते हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स बढ़िया से चेक होंगे, और ये एकदम लो पोटेंशियल एनर्जी फील करता है इन्फिनिटी पे, और उससे भी लो पोटेंशियल एनर्जी उसको फील होती है नेगेटिव चार्ज के पास। मतलब अगर आप प्लस को फ्री कर दोगे ना, इसको फिक्स रखो और इसको फ्री कर दोगे ना, तो वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पर ट्रैवल करेगा। तो इसके लिए लोअर पोटेंशियल पहले था इन्फिनिटी, बट अगर नेगेटिव चार्ज नजदीक में है तो नेगेटिव चार्ज के पास जाना चाहेगा, तो उसका लोवेस्ट पोटेंशियल किसी भी पॉजिटिव पोटेंशियल का होता है नेगेटिव के पास। हाईएस्ट पोटेंशियल होता है यहाँ पर, यहाँ पे हाईएस्ट पोटेंशियल है, यहाँ पर लोवेस्ट पोटेंशियल है, ठीक है। किसके लिए? प्लस के पास प्लस हाई, प्लस के पास माइनस लो। वैसे ही अगर माइनस चार्ज के पास कोई माइनस चार्ज रखा हुआ है, इट विल फील द हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी, और अगर उसको छोड़ दिया जाए तो इन्फिनिटी तक जाएगा, एंड फिर वो पॉजिटिव चार्ज के पास अगर वो जाना चाहे तो जाएगा, और वहां पे वो लोवेस्ट पोटेंशियल एनर्जी फील करेगा। तो नेगेटिव के पास नेगेटिव हाई पोटेंशियल, नेगेटिव ट्रैवल करके यहाँ आ रहा है लो पोटेंशियल। हर चार्ज को अगर आप फ्री करते हो तो वो हमेशा ट्रैवल करके लो पोटेंशियल की तरफ जाना पसंद करता है। यही क्वेश्चन पूछा जाता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रैवल करता है। मान ले अगर ये तेरी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है
ये तेरा हाई पोटेंशियल हो गया, ये तेरा लो पोटेंशियल हो गया, क्योंकि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हमेशा हम पॉजिटिव लेते हैं। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अगर आप धक्का मार के यहाँ पर लाओ तो आपको ताकत लगती है, वो हाई पोटेंशियल की तरफ जा रहा है, उसका पोटेंशियल बढ़ रहा है। सो दीज आर हायर पोटेंशियल साइड, दिस इज लोअर पोटेंशियल साइड। तो पॉजिटिव चार्ज को अगर आप छोड़ोगे यहाँ से तो वो यहाँ पे मूव करना स्टार्ट करेगा फ्रॉम हाई टू लो, और अगर नेगेटिव चार्ज को आप यहाँ से छोड़ोगे तो यहाँ पे मूव करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि नेगेटिव के लिए ये वाला जो पार्ट है वो हाई है और यहाँ पे लो है। ये पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन कहाँ होगी, वो हमेशा हाई से लो जाएगा। इसके लिए हाई कौन सा है, नेगेटिव साइड इज हाई, पॉजिटिव साइड इज लो। ये सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर घुमा घुमा के पूछे जाते हैं, अच्छे से तरीके से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो बेटा ये स्लाइड के कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखने की जरूरत है, फॉर्मूलाज इसमें बहुत कम है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की जरूरत है, इसकी चीजें अच्छे से याद रखना, ठीक है। तो बेटा ये पोटेंशियल जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, इसका जो यूनिट है वो वोल्ट है, ठीक है। इसको हम जूल पर कूलम भी कहते हैं इस फॉर्मूला से, ये हो गया जूल, ये हो गया कूलम, ठीक है। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हम आराम से निकाल सकते हैं, जूल मतलब m1L2 T-2, कूलम मतलब A1 T1, तो बेटा ये हो गया तेरा m1L2 T-3 A-1। क्लियर बेटा? आई होप तुझे सारे थ्योरी समझ में आई होगी पहली स्लाइड के अंदर। चल बेटा अपने आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस एंड वर्क डन ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस। देखो अब इसके अंदर ये पूछा है कि मान ले किसी एक पॉइंट, ये इस पॉइंट पर मुझे पोटेंशियल निकालना है, तो ये Q वाला जो चार्ज है उसका यहां से डिस्टेंस है मान ले R1, Q2 वाले का चार्ज है डिस्टेंस मान ले R2, और Q3 वाले का डिस्टेंस है मान ले R3, ठीक है। तो इन पूरे ग्रुप का जो पोटेंशियल आएगा V टोटल वो होगा तेरा V1 इस पॉइंट P पर, तो V एट पॉइंट P ड्यू टू 1 प्लस V एट पॉइंट P ड्यू टू 2 प्लस V एट पॉइंट P ड्यू टू 3। अब यहाँ पर क्योंकि कोई वेक्टर एडिशन नहीं है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नो वेक्टर एडिशन, सिंपल। अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल, अगर ये चार्ज नेगेटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल, ये चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पोटेंशियल। मान ले नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, तो तेरा टोटल क्या आएगा, K Q1 by R1, K Q1 by R1 माइनस K Q3 by R3, K Q3 by R3 प्लस K Q2 by R2, ठीक है। ये तीन को ऐड कर लो, आपका काम हो गया। मतलब पोटेंशियल फाइंड करना बहुत ही सिंपल है, ठीक है बेटा। अब समझ क्वेश्चन तुझे क्या पूछेंगे, तूने यहां का पोटेंशियल फाइंड करना सीख लिया, अब वो ये तुझे पूछेंगे, क्वेश्चन ये पूछेंगे कि अगर इस पॉइंट P से इस पॉइंट Q पर किसी एक चार्ज, मान लो ये चार्ज प्लस स्मॉल q डैश है, अगर इसे ले जाया जाए, मान लो मैं एक चार्ज बोल देता हूं, एक चार्ज हम ले लेते हैं यहाँ पर एक चार्ज ऐसे करके कंसीडर कर लेते हैं, बड़ा सा चार्ज है, मान लो एक q डैश चार्ज है अपना, ठीक है। इस q डैश चार्ज को अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पर लेकर जाता हूं तो मुझे पूछा जाएगा कि वर्क डन क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो उसके लिए आपको यहाँ का पोटेंशियल निकालना है, यहाँ का पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। ध्यान रखना, आप यहाँ से यहाँ पे आ रहे हो, आपका पाथ देखो कौन सा है, आपका पाथ ये वाला है, सी दिस इज योर पाथ। और ये पाथ कोई भी हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं आप पाथ कौन सा फॉलो कर रहे हो, आप टेढ़ा मेढ़ा जाके भी इधर आओगे, इंपॉर्टेंट ये है कि आप घूमते घूमते किधर आए। तो बेटा ये तेरा हो गया फाइनल पोटेंशियल, ये तेरा हो गया इनिशियल पोटेंशियल। तो ये कह सकता है कि यहां का अगर मैं पोटेंशियल सारे निकाल लूं तो ये मेरा R1 डैश हो गया, ये मेरा R2 डैश हो गया, और ये मेरा हो गया R3 डैश। यहां पे भी मैं इस इक्वेशन का यूज करके पोटेंशियल निकाल सकता हूं, तो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू V फाइनल माइनस V इनिशियल, दैट इज डेल्टा V। याद रखना, अगर तूने डेल्टा V ढूंढ लिया तो तुझे वर्क डन इजीली मिल जाएगा। वर्क डन इज इक्वल्स टू जिस चार्ज को तू लेकर आ रहा है, लेट्स से दिस इज Q डैश, तो वो Q डैश चार्ज इनटू डेल्टा V, दैट इज इक्वल्स टू Q डैश इनटू V फाइनल माइनस V इनिशियल, दिस इज योर वर्क डन। So work done is given by
क्यू डैश इंटू क्यू, मतलब जिस चार्ज को आप लेकर जा रहे हो वो, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन पाथ, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन पाथ, ये पाथ पर बेटा डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। इट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन और पॉइंट, डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो ये जनरलाइज फॉर्मूला है, कोई भी सिस्टम की वजह से इस पॉइंट का तुझे मिल गया तो तू उन दोनों के बीच में कितना वर्क डन करना पड़ेगा ये आप बता सकते हो। अच्छा, एक और अच्छी सी बात बता दूं मैं आपको कि अगर ये चार्ज है तुम्हारा, मान ले पॉजिटिव चार्ज है, तुम इस पॉइंट से शुरू करके वापस इस पॉइंट पे चार्ज को लेकर आ रहे हो, तो तुम्हारा इनिशियल और फाइनल पोटेंशियल सेम हो जाता है, तो तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा VF माइनस VI, लेकिन VF और VI तो सेम है, तो ये V माइनस V तेरा हो जाएगा 0, तो तेरा पोटेंशियल डिफरेंस विल बी 0 और तेरा वर्क डन होगा Q डेल्टा V, बेटा वो भी 0 होगा। तो याद रखना, अगर आप सेम पोटेंशियल पर पहुंच रहे हो, देखो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सुनना ध्यान से। देखो इस क्वेश्चंस को मैं ऐसे भी बना सकता था, इस क्वेश्चन को मैं ऐसे भी बना सकता था, जरूरी नहीं कि पूरा लूप ले लूं। मान ले मैं यहां से यहां पे आ रहा हूं, यहाँ पर कोई पॉइंट चार्ज है, तो ये डिस्टेंस जो है वो भी r डिस्टेंस दूर है, ये भी r डिस्टेंस दूर है, यहाँ पर भी मेरा वोल्टेज का फॉर्मूला है KQ/R, यहाँ पर भी मेरा वोल्टेज का फॉर्मूला है KQ/R, तो यहाँ भी मेरा जो वर्क डन है वो 0 ही होगा। क्यों? क्योंकि वोल्टेज सेम है। सर्कल के कोई भी दो पॉइंट पे आप अगर जा रहे हो, वो हर पॉइंट पे वोल्टेज सेम होता है, उसे इक्विपोटेंशियल लाइन कहा जा सकता है। तो उस लाइन पे आप कहीं भी चले जाओ, आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा हमेशा 0 आएगा। याद रखना, 60 डिग्री दे सकते हैं, 30 डिग्री दे सकते हैं, 90 डिग्री दे सकते हैं, सर्कल के ऊपर घूम रहे हो कहीं भी, तो आपका हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस 0 आएगा। याद रखना, जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ही जाओ, वो जरूरी नहीं है, आप कोई भी पाथ ले लो। इंपॉर्टेंट क्या है, आपने शुरू कहां से किया था और आप कैसे कैसे करके पहुंचे कहां पे, वो इंपॉर्टेंट है। अगर आप r डिस्टेंस से ही शुरू करके r डिस्टेंस पे ही पहुंचे, तो आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो फिर भी 0 आएगा, और इस केस के अंदर आपका वर्क डन 0 ही होगा। राइट बेटा, चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इक्विपोटेंशियल सरफेस किसे कहते हैं? तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए, जहां पर पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट, पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट, पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट। अब इक्विपोटेंशियल पॉइंट चार्ज का कैसा होता है? तो बेटा पॉइंट चार्ज के लिए अगर आप ड्रॉ करोगे, तो पॉइंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल कुछ ऐसा मिलेगा। मान ले पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, तो इसके इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में दिखेंगे, कुछ ऐसे। तो ये कौन सा? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाते हैं। ठीक है बेटा, चल आगे देखते हैं कि अगर मैं आपको ये बोलूं कि पेयर ऑफ चार्ज, सर ए पेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, पेयर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, इसका कैसा होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस? तो बेटा ये तेरा पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये तेरा पॉजिटिव चार्ज हो गया। मान ले इसका ये पोटेंशियल है, इसका भी ये पोटेंशियल है, इसका इंडिविजुअली ये पोटेंशियल है, इसका भी ये पोटेंशियल है। देखो अब नेक्स्ट वाला जो पोटेंशियल आएगा, वो कुछ ऐसा आएगा। ये पोटेंशियल सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अच्छा, फिर अगर यहाँ पे एक और पॉइंट में लगा दूं कि सर नेगेटिव पॉजिटिव है तो कैसा होगा, मतलब डाइपोल का कैसा होगा? व्हाट अबाउट डाइपोल? डाइपोल का कैसा होगा? तो मान ले ये तेरा पॉजिटिव चार्ज है, ये तेरा नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो देख अभी पॉजिटिव चार्ज को मैं अलग कलर से बताता हूं, इसके इक्विपोटेंशियल सरफेस मान ले मैं येलो से बता रहा हूं, ठीक है। अब देख ले ये वाला जो है वो मैं रेड से बता रहा हूं, ठीक है। देखो अब इनका कॉमन पोटेंशियल इस तरह से कभी नहीं बनेगा, ठीक है, नॉट पॉसिबल। व्हाई? क्योंकि आधा जो है वो पॉजिटिव है और आधा जो है वो नेगेटिव है। इनफैक्ट उनका यहां पर जो इक्विटोरियल प्लेन होता है वो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। डाइपोल का इक्विटोरियल प्लेन इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। अब इसके ऊपर बढ़िया से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सी, कभी ऐसा बोल दिया
कि डाइपोल का ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस इस तरह से 3D में या 2D में आप लोग देख सकते हो, इस तरह से ये एक प्लेन है, इट्स अ काइंड ऑफ प्लेन, ठीक है। मतलब डाइपोल को ऐसे रखवा देंगे आपको, फिर कहेंगे कि इस पॉइंट से इस पॉइंट पर इसके कोऑर्डिनेट्स दे देंगे आपको, कुछ भी मान ले x2 y2 z2 कुछ भी दे देंगे, और ये होगा तेरा x1 y1 z1। याद रखना ये कोऑर्डिनेट्स ऐसे देंगे कि वो डाइपोल के इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे पड़े हुए हो, डाइपोल के इक्विपोटेंशियल सरफेस पे पड़े हुए। लेट्स से ये वाला जो है वो तुम्हारा डाइपोल का इक्विपोटेंशियल सरफेस है और वहां पे पड़े हुए होंगे ये सारे पॉइंट्स। अब सोच ले इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ डाइपोल पे आप इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आते हो, तो यहाँ का वोल्टेज भी सेम है और यहाँ का वोल्टेज भी सेम है, तो आपका वर्क डन हमेशा जीरो होगा, याद रखना। डाइपोल के इक्विपोटेंशियल सरफेस पे आप कहीं से कहीं भी जाओगे, इस प्लेन के ऊपर आप किस पॉइंट से किसी भी पॉइंट पे जाओगे उसका पोटेंशियल सेम रहता है, ठीक है बेटा। तो याद रखना डाइपोल के इक्विपोटेंशियल सरफेस को ट्रैक करके वहां के कोऑर्डिनेट्स ध्यान से समझना, और वो पॉइंट से दूसरा पॉइंट पूछे तो हमेशा आंसर जीरो आएगा। नेक्स्ट है व्हाट अबाउट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होता है सर? तो मान ले इफ दिस इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से जाती है, लेट से कुछ इस तरह से जाती है। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से जा रही है, तो यहाँ का तेरा पोटेंशियल वाला पॉइंट है और यहाँ का तेरा पोटेंशियल वाला पॉइंट है, इन दोनों का पोटेंशियल इस हर पॉइंट के ऊपर सेम रहता है। लेट से अगर मैं ये कहूँ कि सर इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, तो बेटा ये सेम होगा। ये एक्चुअली प्लेनर होता है पूरा, और ये प्लेन का पूरे का इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाता है, सबका पोटेंशियल सेम रहता है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका पोटेंशियल जो होगा वो अलग होगा, इसका पोटेंशियल जो होगा वो अलग होगा। मान ले अगर मैं इसका पोटेंशियल बता दूं तुझे किसका ज्यादा होगा, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं जो फील्ड की डायरेक्शन में जितना दूर होगा उसका पोटेंशियल कम होता है। तो अगर मान ले इसका 10 वोल्ट है तो इसका उससे ज्यादा ही होगा, मतलब इसका ज्यादा होगा, मान ले इसका 20 वोल्ट होगा, लेकिन ये हर पॉइंट पे 20 वोल्ट होगा। तो याद रखो आपको ये पूछा जाए कि यहाँ पर एक पॉइंट दे देंगे ए, यहाँ पर एक पॉइंट दे देंगे बी, यहाँ पर एक पॉइंट दे देंगे सी, यहाँ पर एक पॉइंट दे देंगे डी, यहाँ पर एक पॉइंट दे देंगे ई, तो डी और ई के पोटेंशियल सेम है, उनका कम है कंपेयर टू दिस सबसे ज्यादा इसका होगा। जितना आप दूर जाओगे उतना पोटेंशियल हाई होता है, ठीक है बेटा। एक और चीज मैं आपको समझाता हूं, ध्यान रखना। अगर आप कभी भी इस तरह से देखते हो फील्ड लाइंस, तो ये फील्ड लाइंस एक मैंने बनाई है यहाँ पे, और दूसरी मैंने कुछ ऐसी फील्ड लाइंस बनाई है ऐसी, ठीक है। तो अगर आप सेम लाइंस ले रहे हो ऐसे, यहां पर सेम लाइंस ले रहे हो, तो इसका अगर 10 वोल्ट है तो सेम गैप सेम डिस्टेंस पे इसका 20 वोल्ट होगा, इसका 30 वोल्ट होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखने जाओगे तो आप जैसे जैसे और दूर जाओगे ये फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ रही है। मतलब मान लो अगर ये 10 वोल्ट है, तो आपका 20 वोल्ट मान लो यहाँ पर कहीं हुआ जाके, 20 वोल्ट यहाँ पर कहीं हुआ, तो आपका 30 वोल्ट बहुत जल्दी आ जाएगा और 40 वोल्ट उससे भी जल्दी आ जाएगा। इसका मतलब ये कि जितनी इंटेंसिटी ज्यादा हो रही है आप थोड़ा ही डिस्टेंस काट रहे हो और आपका पोटेंशियल बढ़ रहा है, ठीक है। तो याद रखना आप जितना दूर जाओगे, जितनी इंटेंस फील्ड में आप दूर जाओगे, आपका पोटेंशियल जो है उतना रैपिडली बढ़ेगा। लेकिन याद रखना दूर जाने से पोटेंशियल बढ़ता ही है, फील्ड की डायरेक्शन में ऑपोजिट में जाने से पोटेंशियल बढ़ता ही है, बढ़ने का रेट ज्यादा होगा, बढ़ने का रेट यूनिफॉर्म रहेगा, इसका ध्यान रहे बेटा, ठीक है। जितनी गैप सेम है रेट ऑफ चेंज तेरा यूनिफॉर्म रहता है। अगर पूछ लिया सर रॉड का इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, तो सिलिंड्रिकल होता है। रॉड का इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होता है? सिलिंड्रिकल होता है, ठीक है बेटा। देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस की एक और अच्छे से पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर, मतलब वो 90 डिग्री बनाती है टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये बहुत अच्छी सी बात है, याद रखना, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। और एक अच्छा सा पॉइंट मैं लिख रहा हूं यहां पे कि टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैनॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। कहां लिख दे? यहां कहीं पे लिख देता हूं, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस
कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। कभी भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो मैंने आपको बताया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, वो मैं यहाँ पे भी प्रूव कर सकता हूँ। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसकी तो ऐसे निकल रही है, इससे कैसे परपेंडिकुलर होगी, लेकिन समझ, ये कॉमन पॉइंट है, इसकी फील्ड भी जा रही है, इसकी फील्ड भी जा रही है। आप दोनों का अगर नेट निकालोगे तो फील्ड ऐसे ही आएगी जो सरफेस के परपेंडिकुलर ही होगी, कुछ भी कर लो, राइट। तो आप यहाँ पर ये बता सकते हो कि यहाँ पर भी तेरी फील्ड जो है वो 90 डिग्री पर ही आ रही है, ठीक है बेटा। तो दिस इज ऑल अबाउट इक्विपोटेंशियल सरफेस। आई होप मैंने ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर कर ली है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर्स। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो इनसाइड अ कंडक्टर, पहला पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड द कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होती है, जीरो होती है। सेकेंड थिंग ये कि अगर आप कुछ कंडक्टर को ज्यादा चार्ज दे रहे हो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, मान लो ये तुम्हारा कंडक्टर है, ठीक है, इसको मैं कुछ कलर डाल देता हूं, ठीक है। मान लो हमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इसमें एंटर नहीं हो सकती, कभी भी एंटर नहीं हो सकती। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही निकलेगी, ठीक है, कभी भी इसमें एंटर नहीं हो सकती, मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो रहनी है, कुछ भी कर लो। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे और इसको टर्मिनेट कर देंगे, और जहां से इलेक्ट्रॉन आए हैं वहां पे पॉजिटिव चार्जेस डेवलप हो जाएंगे, और वो पॉजिटिव चार्जेस जो फील्ड निकाल देंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को टर्मिनेट कर देंगे, नेगेटिव चार्जेस टर्मिनेट कर देते हैं, ठीक है बेटा, डन है। चला जा, अभी देख ले। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो इनसाइड अ कंडक्टर। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, electric field lines are always perpendicular to the surface of conductor। मान ले अगर वो परपेंडिकुलर नहीं होती, मान ले ये कंडक्टर है, ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो हमेशा परपेंडिकुलर है टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। मान ले अगर ये परपेंडिकुलर नहीं होती, इस तरह से कुछ होती, ठीक है, तो क्या होता, इसके दो कंपोनेंट होते, एक ऐसा होता, एक ऐसा होता। अब ये कंपोनेंट जो होता वो करंट को फ्लो करवाता, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चार्जेस इस तरह से मूव करते रहते, मतलब सरफेस पे करंट फ्लो होता रहता, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं, एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। तो ये पता चला कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से कभी भी ऐसे पैरेलल कोई भी कंपोनेंट नहीं हो सकता, तो जो ऑलवेज जो भी कंपोनेंट होंगे वो हमेशा इस तरह से परपेंडिकुलर ही होते हैं। ये 90 डिग्री ही एंटर होगा, 90 डिग्री ही इस तरह से निकलेगा, यहाँ पर भी वो 90 डिग्री ही एंटर होगा, ऐसे सीधा 90 डिग्री ही जाएगा, इस तरह से 90 डिग्री एंटर होगा, और यहाँ से जब निकलेगा वो तब भी वो 90 डिग्री पे ही इस तरह से निकलेगा, इस तरह से 90 डिग्री पे निकलेगा, इस तरह से 90 डिग्री पे निकलेगा। क्लियर है? सो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारी जीरो होगी। क्लियर बेटा? और यहाँ पे सब 90 डिग्री पे होगा, ठीक है। अगर आप कोई भी कंडक्टर को एक्सेस चार्ज देते हो, इफ एक्सेस चार्ज इज given to the conductor, it will always appear on surface। उसके अंदर कभी भी कोई एक्सेस चार्ज नहीं रहेगा। मान लो ये आपका कंडक्टर है और आपने इसको कोई एक्सेस चार्ज दिया, तो एक्सेस चार्ज सारा आपको सरफेस पे ही मिलेगा। यू विल नेवर ऑब्जर्व एनी चार्ज इनसाइड, ठीक है। तो यहां पर इनसाइड जो है वो Q तुम्हारा जीरो होगा, जो भी Q तुम्हारा होगा वो सरफेस पर मिलेगा, ठीक है बेटा, डन है। अब एक और चीज समझ लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस ऑफ कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस ऑफ कंडक्टर इज गिवन बाय सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, where sigma is surface charge density, दूसरी एक बहुत अच्छी सी बात समझने की जरूरत है, वो ये है कि कंडक्टर is always behaving as
एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब कंडक्टर जो भी होगा हमारा वो हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। मतलब इसका कोई भी पॉइंट अगर आप देखो, एवरी पॉइंट ऑन अ कंडक्टर हैज द सेम पोटेंशियल, हैज द सेम पोटेंशियल। मतलब आप कोई भी पॉइंट ले लो, वेदर यू टेक दिस V1 ये पॉइंट ले लो, वेदर टू V2, वेदर यू टेक V3, वेदर यू टेक V4, irrespective of the shape of conductor, the potential at every point on the surface of conductor is always constant। मतलब अगर मैं कोई भी मेटेलिक फ्रेम लेता हूँ, उसके कोई भी एक पॉइंट पर अगर 220 वोल्ट लगाता हूँ तो पूरी फ्रेम 220 वोल्ट पे होगी, ये याद रखो। तो कंडक्टर का हर पॉइंट जो है वो हमेशा कैसे बिहेव करता है, इट बिहेव्स एज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। नेक्स्ट, अगर कंडक्टर में कोई कैविटी है, मान लो दिस इज द कंडक्टर एंड देयर इज सम कैविटी इनसाइड इट। मतलब अगर कंडक्टर में कुछ कैविटी है तो इस कैविटी के अंदर, सुनना ध्यान से, इस कैविटी के अंदर फील्ड लाइंस नहीं जाएगी। मतलब जो भी फील्ड लाइंस है वो इस तरह से बाहर हो जाएगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैविटी इज आल्सो जीरो इफ चार्ज इज जीरो इनसाइड कैविटी। अगर कैविटी में कोई चार्ज नहीं है, अगर कैविटी में कोई चार्ज नहीं है तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर नहीं होती है, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि इस कैविटी के अंदर अगर कोई चार्ज होगा तो उसकी फील्ड आपको मिलेगी, बट ऑब्वियस कि अगर ये कैविटी है, ठीक है, और उसके अंदर कोई चार्ज ऑलरेडी प्रेजेंट है तो उसकी कैविटी के अंदर आपको जो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा विजिबल होगी। लेकिन वो कैविटी के अंदर ही आपको विजिबल होगी, और ये वाला अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो बहुत सारे नेगेटिव चार्जेस को यहाँ पर अट्रैक्ट करके ले आएगा, ठीक है, और उसकी फील्ड भी यहाँ पर टर्मिनेट हो जाएगी। मतलब उसकी वजह से जो फील्ड है वो भी हमेशा ऐसे 90 डिग्री ही होगी, ठीक है। और यहाँ पर सारे पॉजिटिव आ जाएंगे, यहाँ पर सारे पॉजिटिव आ जाते हैं, ठीक है। और आप ये देख सकते हो कि इसकी फील्ड फिर बाहर निकलती है इस तरह से, ठीक है। बस याद रखना कि कैविटी के अंदर अगर कोई चार्ज है तो उसकी वजह से कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है, ठीक है बेटा, डन है। तो ये इसको हम, और हाँ दूसरी एक चीज कि अगर मेटल के अंदर आप कोई कैविटी बनाते हो, मेटल के अंदर अगर आप कोई कैविटी बनाते हो तो वहां पर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को रख के उसको सेव कर सकते हो। मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप इसके अंदर रख दोगे तो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड से आप बचा सकते हो, और इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, ठीक है। और कभी भी अगर आप पोटेंशियल की बात करो तो जितना सरफेस पे पोटेंशियल होता है उतना ही अंदर पोटेंशियल होता है किसी भी स्फेरिकल शेल की अगर हम बात करते हैं, वो मैं आगे भी बताऊंगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर के बारे में आपको इतनी चीजें पता होनी चाहिए, और ये सारी चीजें इसीलिए हो रही है क्यों, क्योंकि कंडक्टर के पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट, दैट्स व्हाई। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज अब आपको ये बताना है, हम लोग ये डिस्कशन करेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इन सारे चार्ज, हम कह सकते हैं इन सारे चार्ज कैरियर्स की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। मान लो अगर हम बात करते हैं यूनिफॉर्म फील्ड, तो यूनिफॉर्म फील्ड ये रही तुम्हारी, लेट्स से दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड E, ठीक है। उसके अंदर अगर हम इस पॉइंट से इस पॉइंट पे किसी चीज को ले जाते हैं, मान लो ये डिस्टेंस A है और ये रेफरेंस पॉइंट से डिस्टेंस B है, और मान लो मैं यहाँ पर इतना डिस्प्लेसमेंट स्मॉल d कराता हूँ, तो अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से यहाँ पर लेकर जाता हूँ, यहाँ से यहाँ पे लेकर जाता हूँ, कैसे भी लेकर जाता हूँ, कोई भी पाथ फॉलो करता हूँ, इफ आई फॉलो दिस पाथ, ठीक है, या आई फॉलो दिस पाथ और आई फॉलो दिस पाथ, मैं कोई भी पाथ फॉलो करता हूँ, मैं अगर यहाँ से यहाँ आ रहा हूँ तो मेरा जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा that will always be equals to E into displacement D। आप VED वेद याद रख सकते हो, E into B minus A याद रखना। अगर देखो कोऑर्डिनेट्स दे दिए तो तुझे इसको और इसको माइनस करके डिफरेंस निकालना रहेगा। अगर तुझे वर्क डन पूछते हैं तो मान लो ये चार्ज तुम्हारा स्मॉल q है, तो वर्क डन तुम्हारा हो जाएगा Q टाइम्स डेल्टा V, ठीक है, Q टाइम्स डेल्टा V। तेरी पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या होगी,
इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि आप पॉजिटिव को अपोज में लेके जा रहे हो, तो इट इज मूविंग फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। तो पोटेंशियल एनर्जी इस केस के अंदर हमेशा इंक्रीज होगी, याद रखना। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं, दैट इज फॉर रॉड ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। तो रॉड ऑफ इनफाइनाइट लेंथ के लिए कोई पॉइंट का पोटेंशियल जो है वो डिस्क्राइब नहीं है। जो पॉइंट का पोटेंशियल है वो डिस्क्राइब नहीं है, तो हम पोटेंशियल डिफरेंस को डिस्क्राइब करते हैं। हम किसको डिस्क्राइब करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस को। मान ले आप B से A पर आ रहे हो, ठीक है, तो अगर आप B से A पर आ रहे हो तो आप यू आर वर्किंग ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा फ्रॉम B टू A, इंटीग्रल भी आप याद रख सकते हो क्योंकि हम सबको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता ही है, 2k लैम्बडा बाय r होता है। और विथ रिस्पेक्ट टू dr अगर आप इसको इंटीग्रेट करते हो फ्रॉम B से A, सो आपको यहां पर मिलेगा 2k लैम्बडा इनटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय r dr फ्रॉम B से A। आपको ये भी आना चाहिए, ये भी आपको पता होना चाहिए कि कैसे किया जाता है, राइट? सो दैट इज इक्वल्स टू 2k लैम्बडा नेचुरल लॉगरिथम ऑफ बड़ा अपॉन छोटा। अगर आप यहां से यहां जा रहे हो तो बड़ा डिस्टेंस अपॉन छोटा डिस्टेंस, क्योंकि पोटेंशियल बढ़ेगा। अगर आप यहां से यहां जा रहे हो तो छोटा डिस्टेंस अपॉन बड़ा डिस्टेंस, क्योंकि पोटेंशियल घटेगा। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। यस, नेक्स्ट है फॉर अ रॉड ऑफ फाइनाइट लेंथ। अगर ये फाइनाइट लेंथ का रॉड है जिसकी लेंथ L है, फाइनाइट लेंथ का रॉड है जिसकी लेंथ L है, और इसके ऊपर बहुत सारा चार्ज हमने रखा हुआ है। मान लो इसका टोटल चार्ज आपको गिवन है, टोटल चार्ज आपको गिवन है, दैट इज इक्वल्स टू Q। ठीक है, या अगर लैम्बडा भी दे सकते हैं आपको, ठीक है। तो इसके बाइसेक्टर पे कोई R डिस्टेंस दूर, इसके बाइसेक्टर पे इस पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है तो वो होगी KQ बाई L इन ब्रैकेट अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस 4R स्क्वायर प्लस L अपॉन अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस 4R स्क्वायर माइनस L। ये R डिस्टेंस है तुम्हारा और L जो है वो उसकी लेंथ है, और ये है तुम्हारा V पोटेंशियल। ठीक है, तो यहां पर आप इस पॉइंट का पोटेंशियल निकाल सकते हो क्योंकि ये फाइनाइट है और इस पॉइंट पे पर आप पोटेंशियल निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसको पोटेंशियल के फॉर्म में भी हम ले सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस आप दो पॉइंट्स ले लो, उसका R चेंज करो तो आप पोटेंशियल डिफरेंस करके वर्क डन भी निकाल सकते हो। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, स्फेरिकल शेल। अब आप सबको पता है क्योंकि स्फेरिकल शेल जो है, स्फेरिकल शेल के ऊपर मान लो कुछ Q चार्ज हमने रखा हुआ है। ठीक है, तो स्फेरिकल शेल का रेडियस मान लो अगर कैपिटल R है, ठीक है, तो इनसाइड स्फेरिकल शेल और आउटसाइड स्फेरिकल शेल, क्योंकि स्फेरिकल शेल अगर चार्ज्ड है तो उसके बाहर इस तरह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिखेगी। ठीक है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होती है। ठीक है, तो आप अगर इसको पोटेंशियल बढ़ाते हुए लेकर आ रहे हो तो सरफेस तक ही बढ़ेगा, अंदर जाते वो कांस्टेंट ही रहने वाला है। तो V सेंटर जो होता है इज ऑलवेज इक्वल टू V सरफेस इज ऑलवेज इक्वल्स टू K कैपिटल Q बाय कैपिटल R। लेकिन अगर आपको ये पूछ लिया कि नहीं भाई मेरे को बाहर का बताओ, बाहर कितना होगा, तो आप बाहर समझ लो, बाहर समझ लो आउटवर्ड अगर आप सोच रहे हो, आउटसाइड अगर देख रहे हो तो आउटसाइड शेल it will be equals to, outside shell it will be equals to KQ by R. It is acting as a point source. It is acting as a point source. Now let's talk about ring. इस रिंग की अगर मैं बात करूं, लेट्स से इसके ऊपर बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस है, ठीक है, और इसका जो रेडियस है लेट्स से उसका रेडियस जो है वो तेरा कैपिटल R है, और ये जो है वो तेरा डिस्टेंस है x। तो ये जो तेरा होगा वो होगा अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और ये पॉइंट से सब चार्ज का जो डिस्टेंस है वो अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर जितना ही होता है। ठीक है, ये सब पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर जितना ही होता है इस पॉइंट P पर। तो हम ये कह सकते हैं कि एट पॉइंट P ऑन एक्सिस आपका जो पोटेंशियल आएगा वो होगा KQ बाय अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। नाउ टॉकिंग अबाउट द सेंटर, अगर बेटा हम सेंटर की बात करें
तो सेंटर का रेडियस r है, तो आपका एट सेंटर फॉर्मूला आएगा v सेंटर इज इक्वल्स टू के क्यू बाय कैपिटल R। ठीक है, अब रिंग के पोटेंशियल का अगर आप ग्राफ देखो, लेट्स टॉक अबाउट ग्राफ, तो इसका जो बेटा ग्राफ आएगा वो कुछ ऐसा आएगा कि मान लो अगर ये आपकी रिंग है और ये एक्सिस है, ठीक है, तो इसका पोटेंशियल जो है वो सेंटर पे मैक्सिमम होता है और जैसे जैसे दूर जाते हो ऐसे चलता जाता है, कम होता जाता है और ये ऐसे कम होता जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका ग्राफ आपको दिखता है। एज वी मूव, लेट्स टेक वाई एक्सिस पे हम लोग पोटेंशियल ले रहे हैं और ये जो है तुम्हारा डिस्टेंस है। ठीक है, तो सेंटर पर सबसे ज्यादा होता है, याद रखना, सेंटर पर सबसे ज्यादा होता है, याद रखना। ठीक है, मतलब अगर हम पॉजिटिव चार्ज को ऐसे फेंकेंगे तो उसका वेलोसिटी धीरे धीरे कम होगा क्योंकि सेंटर पे पोटेंशियल हाई हो रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी लॉस करेगी। ठीक है, और अगर सेंटर पे छोड़ोगे तो ऐसे चला जाएगा, ठीक है, अपने आप चला जाएगा, फील्ड धक्का मार देगी। अब बेटा लेट्स टॉक अबाउट द डाइपोल। मान ले तेरा नेगेटिव चार्ज है ऑन अ डाइपोल, है ना, दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज ऑन अ डाइपोल। लेट्स से दिस इज द डाइपोल मोमेंट वेक्टर। तो इस पॉइंट से सेंटर पर अगर हम कोई एंगल थीटा देखें तो ये और ये डिस्टेंसेस हमारे होते हैं और हमने कैलकुलेट किया था इस पॉइंट के ऊपर तुम्हारा पोटेंशियल आता है v इक्वल्स टू के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। बट याद रखना इसके लिए कंडीशन है, अगर ये ए है और ये r है तो r शुड बी मच मच ग्रेटर देन a, सो दिस इज कंडीशनल। याद रखना ये कंडीशनल है। ठीक है, नीट में एक क्वेश्चन पूछा है प्रीवियस ईयर में, उन्होंने डाइपोल दे दिया है, डाइपोल के बीच के डिस्टेंस दे दिए हैं और ये जो डिस्टेंस है अगर ये r है तो ये कुछ 3r वगैरह ऐसा कुछ दिया हुआ है, 3r के 2r ऐसा कुछ दिया हुआ है। अब यहाँ पर आप ये कंडीशन अप्लाई नहीं कर सकते, काफी बच्चे ने यहाँ पर क्या ले लिया था, एक्सिस का कंडीशन लेके कर लिया था सॉल्व, जो गलत हो गया था। तो याद रखना आपको, अगर r जब तक r ग्रेटर वेरी वेरी ग्रेटर देन a नहीं मिलता आप ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इसके दो केसेस भी है ना, इसके दो केसेस है फॉर एक्सिस एंड इक्वेटर। अगर हम एक्सिस की बात करें तो थीटा इक्वल्स टू 0 होगा, थीटा इक्वल्स टू 0 होगा तो v इक्वल्स टू के पी कॉस 0 अपॉन आर स्क्वायर, और वी कैन से हियर के पी बाय आर स्क्वायर। और यहां पर अगर मैं इक्वेटर की बात करता हूं तो बेटा थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाएगा, सो v इक्वल्स टू के पी कॉस 90 बाय आर स्क्वायर, that turns out to be 0। तो ये कंडीशनल है, याद रखना, फॉर r मच मच ग्रेटर देन a हो तभी आप इसको यूज कर सकते हो। डाइपोल का ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, हमेशा जो इसका इक्वेटर होता है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। बेटा हाफ रिंग की अगर बात की जाए तो इसके सेंटर पर अगर पूछा जाए कि पोटेंशियल क्या होगा तो आप देख लो, रिंग का सब डिस्टेंस जो है वो r है, सब चार्ज से डिस्टेंस r है, कोई भी ले लो, है ना। तो मान लो अगर इसके ऊपर चार्ज q है तो इसका सीधा पोटेंशियल का फॉर्मूला आएगा के क्यू बाई आर। रिंग आधी हो थोड़ी हो, हाँ, जब तक कट नहीं करते, ऐसा बोले पूरी रिंग है कट कर दी तो कट करते ही आपने क्या किया, उसका चार्ज आधा कर दिया, तो उस केस में आपको चार्ज आधा लेना पड़ेगा। बट अगर इस पे पूरा ही चार्ज q दिया है तो आधा लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चल आ जाओ। इनफाइनाइट शीट नॉन कंडक्टिंग है तो यहां पर भी हम लोग वही फॉर्मूला यूज करेंगे, यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस ही मिलेगा। मान लो ये B है, मान लो ये B है, सॉरी ये A है, तो हम अगर B से A पे जा रहे हैं, फ्रॉम B टू A, फ्रॉम B टू A जा रहे हैं, याद रखना नॉन कंडक्टिंग है तो एक साइड सारा चार्ज हम लगा सकते हैं, यहाँ पे कंडक्टिंग में बढ़ जाता है। ठीक है, तो अगर हम एक साइड सारा चार्ज यहाँ पे लगा देंगे तो उसका V मतलब डेल्टा V मिलेगा आपको सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट B माइनस A। दिस इज सेम एज E इंटू डी। ठीक है, ये है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ से यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट D है, और आप कैसे भी आओ उससे फर्क नहीं पड़ता है, आप आने चाहिए बस। ये तेरा V फाइनल होगा, ये तेरा V इनिशियल होगा। ठीक है बेटा, अगर कंडक्टिंग होगा तो चार्ज डिवाइड हो जाएगा, थोड़ा चार्ज यहाँ पे आ जाएगा और थोड़ा चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो अब होगा क्या, मान ले अगर इसका सिग्मा है, इसका सिग्मा है, तो तेरे यहाँ पे दो फील्ड आएगी, एक सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट वाली और दूसरी भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट वाली, तो तेरी फील्ड जो है वो आधी हो जाएगी, दैट इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इस केस में तेरा डेल्टा वी हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू बी माइनस ए, अगर आप इस पॉइंट बी से इस पॉइंट ए पर किसी चार्ज को मूव करा के लेके जा रहे हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जहां जहां पे आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो ना बेटा, आप आराम से यहाँ पे वर्क डन निकाल सकते हो। मगर अगर तेको पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे मिल जाता है,
ठीक है। अगर देखो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे मिल जाता है तो वर्क डन इज नथिंग बट क्यू डेल्टा वी, वर्क डन इज नथिंग बट क्यू डेल्टा वी, यहाँ पे भी वर्क डन इज नथिंग बट क्यू डेल्टा वी। इस क्यू को आप लेकर जा रहे हो यहाँ से यहाँ तक, तो आप क्यू डेल्टा वी करो, आपका सीधा आंसर वर्क डन का आ जाएगा। सोच लो उस वर्क डन को आप काइनेटिक एनर्जी से कंपेयर करके काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो, वेलोसिटी निकाल सकते हो, मोमेंटम निकाल सकते हो, बहुत सारी चीजें निकल सकती है, राइट। चल बेटा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ड्यू टू डिस्क, अगर डिस्क के ऊपर लेट से सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, इसका रेडियस r है, और आपको एक्सिस पर कोई एक डिस्टेंस पे पूछा है। कहां पे पूछा है? एट एन एक्सिस। मैं यहां पर एक एक्सिस ड्रॉ कर देता हूं, तो ऐसे एट एन एक्सिस, ठीक है। इस कोई पॉइंट पे पूछा है x डिस्टेंस दूर, ठीक है। मतलब ये कुछ ऐसे शीट है, ठीक है, और x डिस्टेंस दूर आपको पूछा है, यहां पर सारे चार्जेस है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला आएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ x। दिस इज द पोटेंशियल v एट दिस पॉइंट, ठीक है बेटा, डन है। कभी कभी पूछा जाता है व्हाट इज पोटेंशियल एट द एज ऑफ डिस्क, एट द एज ऑफ डिस्क। तो ये एज के लिए बेटा फॉर्मूला लिख लेना, इसका एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है सिग्मा r बाई पाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द पोटेंशियल एट द एज ऑफ डिस्क, आप इंटीग्रेट करके फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम देखें पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज्ड स्फीयर, तो पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज्ड स्फीयर अगर हम देखें तो बेटा इसका रेडियस मान ले कैपिटल आर है ना, तो इसमें हम इनसाइड का फॉर्मूला पहले देखते हैं। तो इनसाइड का फॉर्मूला एकदम सिंपल है, इनसाइड इक्वल्स टू के क्यू बाई आर इनटू 3 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर, यहाँ पे 2 लगा देना, के क्यू बाई 2r 3 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर। अगर आपको बोला सर सरफेस पर क्या होगा, तो सरफेस के लिए आप स्मॉल आर को कैपिटल आर कर दो, तो ये आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर 1 हो जाएगा, 3 माइनस 1 2 2 2 कैंसल, तो ये हो जाएगा v सरफेस इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर। आपको बोला सर सेंटर पे क्या होगा, सेंटर के लिए इस आर को 0 कर दो, इस स्मॉल आर को ही 0 कर दो। तो अगर सेंटर पे आपको फाइंड करना है, क्योंकि अभी हमने जो फाइंड किया वो कहाँ पे किया, अभी हमने फाइंड किया वो यहाँ पे किया, सी एट सम डिस्टेंस स्मॉल आर, तो ये पॉइंट जो हो गया वो इनसाइड वाला पॉइंट है, ठीक है, जो ये वाला मैंने बताया वो, ठीक है। अब इस आर को 0 कर दो तो आप सेंटर पे पहुंच जाओगे, इसी फॉर्मूला में आर 0 कर दो तो आपको मिल जाएगा 3 के क्यू बाय 2r। और सर आउटसाइड कोई भी पॉइंट के लिए क्या होगा, तो बेटा आउटसाइड के लिए तो एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। तो आप अगर सोच लो, अगर आप आउटसाइड के लिए फाइंड कर रहे हो, आउटसाइड किसी पॉइंट के लिए फाइंड कर रहे हो, तो इट इज बिहेविंग एज के क्यू बाय स्मॉल आर, ठीक है, दिस इज योर स्मॉल आर। तो आउटसाइड के लिए आपका आ गया के क्यू बाय स्मॉल आर, फाइन। तो इनसाइड, सरफेस, सेंटर, आउटसाइड। अब देखो इसके बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। पहले इसका ग्राफ देख लेते हैं, इसका ग्राफ कैसा आएगा। तो इसका एकदम मस्त प्यारा सा ग्राफ है, देख लो, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकते हैं। इसका सेंटर पर सबसे ज्यादा है 3/2 के क्यू बाय आर, फिर जैसे जैसे आप नीचे उतर रहे हो कम होते 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 ऐसे होगा, ठीक है। तो इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो ये होगा तेरा 3/2 के क्यू बाय आर, ये होगा के क्यू बाय आर, ठीक है। और जैसे जैसे आप आगे जाते जाओगे, क्योंकि ये जो है वो के क्यू बाय आर मतलब ये सरफेस है तेरा, सरफेस, ये जो है वो तेरा सेंटर है। ये जो कर्व है, अगर मैं इसको थोड़ा कलर कर दूं तो ये कर्व जो है दिस इज फॉर इनसाइड, ठीक है। और ये वाली जो बाकी की कर्व आपकी बच गई, दिस इज फॉर आउटसाइड, तो बाहर के लिए आपको दिखाई देगा बेटा, ठीक है। अब देखो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या पूछेगा, यहां से यहां आने में कितना वर्क डन होगा बताओ, मतलब सरफेस से सेंटर पे जाने में कितना वर्क डन होगा। तो इसको क्यू डेल्टा वी ले लो, ये डेल्टा वी ले लो, डेल्टा वी इंटू क्यू कर दो, सीधा वर्क डन मिल जाएगा, ठीक है। तो कोई भी एक पोटेंशियल तेरे को दे देगा, ठीक है, कोई भी 2 पोटेंशियल तुझे पता है, अब तू इसका डिफरेंस निकाल, तो डेल्टा वी आ गया, और डेल्टा वी को तू मल्टीप्लाई कर चार्ज के साथ, तो सीधा तुझे क्या मिल जाएगा, सीधा तुझे मिल जाएगा व्हाट एग्जैक्टली इज योर वर्क डन, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं, मस्त, यस। नेक्स्ट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। देखो बेटा, अगर वो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम पूछता है कि तुझे सारी जोड़ियां लेनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान ले मैं एकदम जनरली बात कर रहा हूँ, ठीक है, एकदम जनरली बात कर रहा हूँ, तो एक चार्ज है तेरा Q1, वो कुछ R1 डिस्टेंस पे है,
दूसरा चार्ज है तेरा Q2, वो R2 डिस्टेंस पे है। एक चार्ज है तेरा Q3, वो R3 डिस्टेंस पे है। एक चार्ज है तेरा Q4, वो R4 डिस्टेंस पे है। ठीक है, कि ये दो के बीच का डिस्टेंस क्या है, लेट्स से R12, ये दो के बीच का डिस्टेंस क्या है R13, ये दो के बीच का डिस्टेंस क्या है R24, ये दो के बीच का डिस्टेंस क्या है R34। अब ये सारी जोड़ियां आ जानी चाहिए। देख पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम होगी तेरा K Q1 Q2 बाय R12 प्लस K Q1 के साथ सबको ले ले Q1 Q3 बाय R13 प्लस K Q1 Q4 बाय R14। अब देख 2 नंबर का ले ले K Q2 Q3 क्योंकि 1 तो आ गया बाय R23 प्लस K Q2 Q4 बाय R24 प्लस K अब 3 ले ले Q3 Q4 बाय R34 प्लस K 4 ही है। अब खत्म, आई थिंक 4 के साथ तो सभी आ गए। तो कितनी जोड़ी बन रही है 1 2 3 4 5 6। तो आप देखो 1 2 3 4, ये 5 और ये 6, तो सारी जोड़ियां यहाँ पर आपकी बन गई है अच्छे से। येलो कलर से बता देता हूँ, इसकी जोड़ी इसकी जोड़ी, ये सारी 6 जोड़ियां आ जानी चाहिए। अब ये क्वेश्चन ऐसे तो आते नहीं है, ये क्वेश्चन तेरे को शेप्स में पूछेंगे, ज्योमेट्रिकल शेप्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल तेरे को स्क्वायर दे दिया है ना, और पूछा जाएगा कि अगर ये Q है, ये भी Q है, ये Q है और ये भी Q है, तो इस सिस्टम की एनर्जी बताओ क्या होगी। तो ये डिस्टेंस A है, ये डिस्टेंस A है, ये भी A है, ये भी A है, ये तेरा √2a होगा और ये भी तेरा √2a होगा। तो तुझे सारे ए वाले पहले ले लेने हैं। तो 4 टाइम्स KQ2/a प्लस अब ये और ये लेने हैं 2 टाइम्स KQ2/√2a। ठीक है, कभी कभी आपको 3D शेप दे देंगे, कोई फॉर एग्जांपल एक क्यूब दे दिया ये, ठीक है, ये क्यूब दे दिया और इसके ऊपर सारे चार्जेस रख दिए Q Q Q Q Q Q Q एंड Q। अब तुझे सारी जोड़ियां निकालनी है, देख ले ये सारी A वाली कितनी जोड़ी है, तो 12 जोड़ी है। फिर ऐसे √2a वाली कितनी जोड़ी है, तो वो भी 12 जोड़ी है। फिर आपको पूछेंगे नहीं ये कोने से कोने वाले कितने जोड़ी है, सर वो 4 जोड़ी है। ठीक है, तो आपको टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी होगी जोड़ियों के हिसाब से। तो 12 बार KQ2/a प्लस 12 बार KQ2/√2a और 4 बार KQ2/√3a की जोड़ी है। तो सारी जोड़ियां आ जानी चाहिए, तो तुझे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी पता चल जाती है। ठीक है बेटा, डन है। तो देख सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी तेरे को मैंने फाइंड करना सिखा दी। सबकी जोड़ी ले ले, तेरा काम हो जाएगा, सब जोड़ी आ जानी चाहिए। और मैंने बताया ये ट्रिक सबसे मस्त रहती है, और ये ज्योमेट्रिक शेप्स में गिन लेने की साइड्स कितनी है, ठीक है, तो उसके हिसाब से तू काम कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, फाइंडिंग वेलोसिटी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल। सी बेटा, तेरे को कभी कभी बोलेंगे कि एक चार्ज पार्टिकल एक पॉइंट से छोड़ा है दूसरे पॉइंट पे जा रहा है, उसकी वेलोसिटी क्या होगी निकाल। देख जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभी देखो पूछ ले एक पॉइंट चार्ज, फॉर अ पॉइंट चार्ज, अगर पॉइंट चार्ज ये बात हो गई, पॉइंट चार्ज की बात हो गई, मान ले पॉइंट चार्ज है तेरा कैपिटल Q, ठीक है, यहां से एक छोटे से चार्ज को छोड़ा और वो मूव होकर किसी डिस्टेंस दूसरे पे आ गया इस पॉइंट पे, यहां पर उसकी वेलोसिटी 0 थी। तेरे को पूछेंगे यहां पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी बताओ, डिस्टेंस विस्टेंस सब दे देंगे। मान ले ये तेरा R1 है और ये डिस्टेंस है तेरा R2, तो तेरे को यहाँ का पोटेंशियल पहले निकालना है V इनिशियल, फिर तुझे यहाँ का पोटेंशियल निकालना है V फाइनल, विच इज नथिंग बट KQ/R2 एंड दिस इज नथिंग बट KQ/R1। ठीक है, अब देख तेरे को हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल करना है, V हायर माइनस V लोअर एंड दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा V। और वो डेल्टा V को आप मल्टीप्लाई करोगे, डेल्टा V को आप मल्टीप्लाई करोगे चार्ज के साथ, तो वर्क डन देगा, वर्क डन इज Q डेल्टा V। और वर्क डन को आपको कंपेयर करना है हाफ mv² के साथ, तो आप आराम से यहाँ पर वेलोसिटी निकाल पाओगे। तो यहाँ पे आपका मिल जाएगा v² इज इक्वल्स टू 2Q डेल्टा V बाय m, और v चाहिए आपको √2Q डेल्टा V बाय m। आप सीधा ये फॉर्मूला याद रख सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे रखते जाओ, वेलोसिटी मिलती जाएगी। ठीक है बेटा, डन है। देख आप किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, जैसे मान लो आपको बोला कि ये रिंग है, ये रिंग का सेंटर पॉइंट है और यहाँ पे एक चार्ज नेगेटिव है और ये सारे पॉजिटिव है, ठीक है, आपको बोलेंगे ये चार्ज जब यहां से मैंने छोड़ दिया सिर्फ, तो U0 है, जब यहाँ पे पहुंचेगा ये चार्ज
तो उसकी वेलोसिटी v होगी सेंटर पे, कितनी होगी बताओ? तो ये v इनिशियल है, ये v फाइनल है, इसका यहाँ पर हायर पोटेंशियल होगा, यहाँ पे लोअर पोटेंशियल होगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, आप डेल्टा v फाइंड करो, वर्क डन इज इक्वल्स टू q डेल्टा v इज, और आपको अगर एनर्जी चाहिए तो हाफ mv² से उसको रिप्लेस करो और आप कंपेयर करो, आपको सीधा v अगेन मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ 2q डेल्टा v बाई m। कोई भी दे दे, कुछ भी दे दे तुझे, मान ले तेरे को रॉड दे दिया, ठीक है, रॉड का पोटेंशियल डिफरेंस तुझे पता होना चाहिए कि B से A पर आते कितना होता है, जो मैंने तेरे को पीछे बताया है ना। रॉड का पोटेंशियल डिफरेंस तो यूज कर, शीट का यूज कर, किसी का भी यूज कर। यहाँ से चार्ज तूने छोड़ा ऐसे जा रहा है, या यहाँ से चार्ज छोड़ा ऐसे जा रहा है, प्लस चार्ज ऐसे जाएगा, माइनस चार्ज ऐसे जाएगा उल्टा। तो आपको फॉर्मूला तो पता ही है, वो फॉर्मूला पुट करो, फॉर्मूला पुट करके पोटेंशियल डिफरेंस निकालो और वापस इस फॉर्मूला के अंदर इस पोटेंशियल डिफरेंस को आप पुट करते जाओ, आपको सीधी वेलोसिटी मिलती जाएगी बिना कोई मगजमारी के। ठीक है बेटा, डन है, फाइन। तो इसको याद रखना अच्छे से। कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स के भी अच्छे से क्वेश्चंस आते हैं, है ना। कभी आपको दे देंगे, मान ले इसका सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, इसकी भी सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, इसकी भी सिग्मा चार्ज डेंसिटी है। मान ले इसका रेडियस है a, मान ले इसका रेडियस है b और इसका रेडियस है c। तो आपको पूछा जाएगा व्हाट विल बी द वोल्टेज ऑन a, ये वोल्टेज ऑन a कितना होगा। तो याद रखिए स्फेरिकल शेल है, उसका अपना सरफेस वोल्टेज होता है, वही उसके अंदर का होता है। तो उसका सरफेस वोल्टेज कितना है, तो उसका सरफेस वोल्टेज का फॉर्मूला है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू a। ठीक है, अब देख इसको वोल्टेज इसका भी फील होगा, तो प्लस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट b प्लस इसका भी सरफेस, क्योंकि ये सबके अंदर है, अंदर वाले को बाहर वाले का फील होता है, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट c। तो इसका आंसर आ जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट a प्लस b प्लस c। लेकिन अगर आप बात करेंगे b वाले की, तो b वाले को क्या फील होगा, लेट्स सी। तो b वाले को इसका बाहर का फील होगा, क्योंकि ये इसके सेंटर से तो ये b डिस्टेंस दूर है, तो इसका आएगा तेरा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। याद रखना जिसका चार्ज है उसका स्क्वायर और जिस पे फाइंड कर रहे हो उसका सेंटर से डिस्टेंस b, बाकी सब सेम रहेगा खुद की वजह से, और दूसरे के अंदर है तो उसका भी फील होगा। अगर आपको c पॉइंट पूछा है, तो c पॉइंट सबसे बाहर है, तो उसको एक तो a स्क्वायर वाले का भी फील होगा, ठीक है, प्लस b स्क्वायर वाले का भी फील होगा, सॉरी यहाँ पे c आएगा, एप्सिलॉन नॉट c, प्लस उसको खुद का भी फील होगा। तो बाहर वाले का फॉर्मूला भी अच्छे से बन रहा है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बाय c। ठीक है बेटा, डन है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल। सी, डाइपोल को अगर आपको रोटेट करना है, आप रोटेट करोगे तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। तो आपने मान ले थीटा एंगल तक रोटेट किया, अगर आपने थीटा एंगल तक रोटेट किया तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है माइनस ऑफ पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ पी एंड ई, विच इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ पी ई कॉस थीटा। ठीक है, इसकी वैल्यू कब कितनी होगी, तो थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री के लिए u इक्वल्स टू माइनस ऑफ पीई, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री के लिए u इक्वल्स टू 0, थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री के लिए u इक्वल्स टू पॉजिटिव ऑफ पीई। ये थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री जो होता है उसे हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है, थीटा इक्वल्स टू 0 होता है उसे हम स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। कभी कभी अगर आपको ये पूछा जाए कि फाइंड आउट वर्क डन टू रोटेट डाइपोल फ्रॉम स्टेबल टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, तो क्या होगा, तो u फाइनल है अनस्टेबल माइनस u इनिशियल है स्टेबल। तो u फाइनल तेरा अनस्टेबल है, तो अनस्टेबल क्या था तेरा, माइनस ऑफ पीई कॉस 180 माइनस प्लस पीई कॉस 0। तो बेटा ये तेरा हो जाएगा पीई प्लस पीई दैट इज इक्वल्स टू 2pe। इसी का उल्टा पूछ लिया, स्टेबल से अनस्टेबल ले जाना है तो नेगेटिव ऑफ 2pe। अगर तेरे को क्या पूछ लिया, फ्रॉम स्टेबल टू अनस्टेबल, तो आंसर आएगा डेल्टा u इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ 2pe। बेटा ध्यान रहे, इसका स्टेबल अनस्टेबल के क्वेश्चन बढ़िया से पूछते हैं।
अगर तेरे को कोई एंगल दे दिया, ऐसा बोला फ्रॉम 0 डिग्री टू 60 डिग्री, तो u फाइनल माइनस u इनिशियल करना है, माइनस ऑफ पीई cos 60 माइनस माइनस प्लस पीई cos 0। मतलब कोई भी जनरल फॉर्मूला फ्रॉम 0 डिग्री टू थीटा पूछा तो तेरा सीधा, सॉरी थीटा डिग्री पूछा, कोई भी थीटा पूछ लिया तो ये 60 था, तो आपका सीधा आंसर आएगा पी ई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये तेरा डेल्टा यू हो गया। ठीक है बेटा। अब इसके रोटेशन की वजह से अगर आप बहुत छोटा सा रोटेशन करा के ऐसे करके छोड़ते हो तो वो ऑसिलेशन करता है। उस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड, ओमेगा एंड फ्रीक्वेंसी आपको पता होना चाहिए। तो फॉर ऑसिलेशन मैं यहाँ पे कोने में लिख देता हूँ, फॉर, हमने प्रीवियस वीडियो में भी इसकी डिस्कशन की थी, फॉर ऑसिलेशन टाइम पीरियड होगा, ठीक है, 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई बाई पीई, फ्रीक्वेंसी होगी 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ पीई बाई आई, कभी कभी ओमेगा भी पूछ लेते हैं, तो अंडर रूट ऑफ पीई बाई आई। ठीक है बेटा, डन है। आगे बढ़े, चल देख लेते हैं। अब देख, ये बहुत अच्छी सी चीज है, ये टाइम पीरियड मैंने यहाँ पे भी डिस्कस करना था, पीछे कर लिया, कोई बात नहीं। ऑसिलेशन ऑफ चार्जेस देखते हैं। मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज वाली रिंग है, ठीक है, इसके अंदर मैंने एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है। इस नेगेटिव चार्ज को थोड़ा उठा के मैं छोड़ूंगा तो ऑसिलेशन करेगा। याद रखना, मैं थोड़ा सा उठा के छोड़ूंगा तो ऑसिलेशन करेगा। वैसे ही अगर ये नेगेटिव चार्ज रिंग है और ये पॉजिटिव चार्ज को मैं थोड़ा सा उठा के छोड़ूंगा तो वो भी ऑसिलेशन करेगा। अगर इसको मैं थोड़ा सा ऊपर उठाता हूं x डिस्टेंस और ये r है, तो इफ x इज मच मच लेस देन r तो वो SHM करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। ठीक है। इफ x इज कंपेरेबल टू r तो ऑसिलेटरी होगा, ऑसिलेटरी बट नॉट SHM। ऑसिलेटरी है बट SHM नहीं होगा, याद रखना बेटा। ये माइनस चार्ज है, इसके पास आपने कोई प्लस लाके रख दिया, ठीक है, और अगर आपने इसको थोड़ा ऊपर कर दिया, यहां पे कर दिया, तो ये माइनस और ये माइनस इसको खींचेंगे, रिस्टोरिंग फोर्स देंगे। ठीक है। अगर नीचे कर दिया तो भी ये माइनस को खींचा जाएगा ऐसे और ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा। तो यहां पर भी इफ दिस x डिस्टेंस इज मच मच लेस देन a तो उस केस में SHM होगा। ठीक है। अगर प्लस चार्ज के पास आप लोग माइनस चार्ज रखते हो, ठीक है, और उसको ऊपर लेकर जा रहे हो ऐसे, ठीक है, तो ये प्लस चार्ज इसको ऐसे खींचेंगे, ऐसे खींचेंगे, तो इस केस में भी इफ x इज मच मच लेस देन a तो SHM करेगा। ये x जो है ना वो बहुत कम है a से, तो SHM करेगा। इफ x इज मच ग्रेटर देन a तो ओनली ऑसिलेटरी मोशन, ओनली ऑसिलेटरी मोशन, नो SHM। क्लियर। अब देख बेटा, ये प्लस में तूने प्लस रख दिया, प्लस तूने अगर ऊपर रखा तो ये फोर्स और ये फोर्स इसको ऐसे लगेगा और वो धक्का मार के उसको दूर कर देगा और दूर चला जाएगा वो, ठीक है। लेकिन अगर तूने इसको यहाँ पे पुश किया, यहाँ पे पुश किया ऐसे, तो वो इस तरह से ऑसिलेटरी मोशन करेगा। इफ पुश टुवर्ड्स चार्ज, और वो भी फॉर स्मॉल x इट विल परफॉर्म SHM एंड वाइस वर्सा फॉर ग्रेटर वैल्यूज। अगर बेटा यहाँ पर आप नेगेटिव चार्ज रख रहे हो, इस नेगेटिव चार्ज को अगर ऊपर पुश कर रहे हो तो नेगेटिव उसको भी धक्का मार के भगा देंगे, ठीक है, तो चला जाएगा। लेकिन अगर आपने थोड़ा यहाँ पर पुश किया, फॉर x इज मच मच लेस देन a इट विल बी SHM, फॉर x इज मच मच ग्रेटर देन a ऑसिलेटरी बट नॉट SHM। ये माइनस साइन का है, आप इसने ऐसे कर दिया तो इसके पास जाके चिपक जाएगा, इट विल स्टिक। अगर आप यहां करोगे तो यहां पे आके वो स्टिक कर जाएगा, ठीक है, कोई ऑसिलेशन नहीं करेगा। तो यहां पर ये इसके अंदर भी बहुत सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन छुपे हुए हैं, बहुत सारे आप लोग क्वेश्चंस कर सकते हो स्टेटमेंट बेस्ड इसके बेस पर। ठीक है बेटा, डन है। अच्छे थियोरेटिकल क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, सेल्फ एनर्जी एंड इंटरेक्शन एनर्जी। तो बेटा सेल्फ एनर्जी, इंटरेक्शन एनर्जी क्या होती है देख लो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक स्फीयर है, लेट्स से ये एक शेल है, शेल, और दूसरा आपके पास एक स्फीयर है, लेट्स से दिस इज अ स्फीयर। स्फीयर को हम लोग थोड़ा कलर कर देते हैं, ये हमारा स्फीयर है और ये तुम्हारा शेल है।
शेल के अंदर मान लो हमने कुछ चार्जेस ऐसे सरफेस पे रखे हैं, तो ये सरफेस पर चार्जेस लाने के लिए जो एनर्जी लगती है उसे सेल्फ एनर्जी कहा जाता है। बेटा उसका फॉर्मूला होता है kq²/2r। तो ये तेरा U सेल्फ हो गया, ठीक है। अगर मैं इंटरेक्शन एनर्जी अभी सेल्फ एनर्जी की बात करते हैं फॉर सॉलिड स्फीयर। अब इसमें देख चार्ज जो है वो अंदर से बाहर सारे है, अंदर से बाहर सारे है, ठीक है। अगर अंदर से बाहर सारे चार्जेस की हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि U सेल्फ इक्वल्स टू 3/5 kq²/r। याद रखना ये 1/2 है, मतलब ये 0.5 kq²/r है, और ये है 3/5 दैट इज 0.6 kq²/r। आप ऐसे भी याद रख सकते हो 0.5 एंड 0.6। अब आप यहाँ पे एक चीज का और ध्यान दे लो, इंटरेक्शन एनर्जी क्या होती है। मान लो आपने ये सिस्टम रखी है, यहाँ पर एक शेल है और यहाँ पर एक स्फीयर है, ठीक है। दोनों को आपने यहाँ पे रखा हुआ है, फाइन। अब इसका चार्ज है Q, इसका चार्ज भी है Q, इन दोनों के, इसको Q1 Q2 बोल देते हैं, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस स्मॉल r है, ठीक है। इसकी रेडियस है R1, इसकी रेडियस है R2। तो इसकी सेल्फ एनर्जी U सेल्फ 1, इसकी सेल्फ एनर्जी U सेल्फ 2, और इन दोनों की इंटरेक्शन एनर्जी UI12। तो कितनी होती है, तो सेल्फ एनर्जी ऑफ अ शेल हमें पता है कितनी होती है, kq²/2r। तो ये हो गई kq²/2r प्लस इसकी होगी 3/5 kq²/r, 3/5 kq²/r। और बेटा इंटरेक्शन एनर्जी होगी kq1 q2 बाय दिस डिस्टेंस, सो kq1 q2 बाय r। ये तेरी हो गई इंटरेक्शन एनर्जी। तो कभी कभी अगर सेल्फ एनर्जी का सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ऐसा कहा जाता है कि 3/x kq²/r। कभी कभी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जाता है कि कितना वर्क डन करना पड़ेगा एक स्फीयर में अंदर से बाहर तक सारे चार्जेस लगाने के लिए, लेके आने के लिए। तो सेल्फ एनर्जी वही होती है कि the work done or energy required just to put all the charges from center to the surface of a sphere, that is called interaction energy, or we can say self energy, right? interaction energy के लिए आपको दोनों चार्जेस को कंसीडर करना पड़ेगा, from the center of shell to the solid sphere, and also have to consider the other charges from the center to center। तो ये center to center distance आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा, fine। next आई थिंक अब सेकेंड लास्ट ही टॉपिक है अपना, कॉन्सेप्ट ऑफ एंड ड्रॉप्स व्हेन कंबाइन, ठीक है। चलिए तो ये टॉपिक्स को देख लेते हैं। एंड ड्रॉप्स अगर कंबाइन होंगे, लेट्स से इसका रेडियस जो है वो r है, मान ले छोटा सा ड्रॉप है, इसका रेडियस स्मॉल r है, और ये बड़ा सा ड्रॉप है, इसका रेडियस कैपिटल R है। लेट्स से अगर इसके ऊपर चार्ज स्मॉल q है, सबके ऊपर चार्ज कितना है, स्मॉल q है, और इसके ऊपर चार्ज कैपिटल Q है। लेट्स मेक इट विजिबल। अगर इसके ऊपर चार्ज कैपिटल Q है, इन सबके ऊपर चार्जेस स्मॉल q स्मॉल q स्मॉल q, इन सबका बेटा जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल आपका होगा, इन सबका जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल कितना होगा, तो फॉर स्मॉलर स्फीयर्स, फॉर स्मॉल ड्रॉप्स नॉट स्फीयर्स, फॉर स्मॉल ड्रॉप्स बेटा तेरा V होगा, V छोटा r का होगा, K छोटा q बाय छोटा r। Now we know by conserving the volume of all these drops is always equal to the volume of bigger drops। तो हम उससे रेडियस निकाल सकते हैं, बिगर ड्रॉप का रेडियस होगा n⁻⁴ the radius of smaller drop। total charge on this if combine, total charge on this equals to n times small q, और इसका पोटेंशियल V होगा K कैपिटल Q by कैपिटल R, but we know that Q is nq while R is n⁻⁴r। so this is equals to, we can say that k n⁻⁴ k q by r, this is V of capital R। तो बेटा तेरा V of capital R हो जाएगा n⁻⁴ V small r। एक और चीज याद रखना, अगर एनर्जी पूछ ली, एनर्जी ऑफ अ बिगर ड्रॉप्स क्या होगी, तो एनर्जी ऑफ द बिगर ड्रॉप्स U equals to n⁵/3 times एनर्जी ऑफ स्मॉलर ड्रॉप्स। याद रखना ये फॉर्मूला भी काम का है, आपको एनर्जी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं अर्थिंग। सी अर्थिंग का कॉन्सेप्ट बेटा क्या है, अर्थिंग क्या होता है पहले तो समझो। अगर हम
किसी भी चीज को, मान लो कंडक्टर को अगर हम अर्थ कर देते हैं इस तरह से, किसी भी चीज को आप अर्थ से कनेक्ट करते हो तो इसके जितने भी चार्जेस हैं वो सारे न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। अर्थ का पोटेंशियल हमेशा जीरो लिया जाता है। द पोटेंशियल ऑफ अर्थ, potential of earth is always zero. Potential of earth is always zero. If conductor is connected to the earth, its whole body becomes at zero potential. Its whole body will come at zero potential. If conductor is connected to earth, if conductor is connected to earth, it will become a zero potential body. A zero potential body. कभी कभी आपको पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है देख लो, कि भाई एक शेल है, उसके अंदर दूसरा शेल है, ठीक है, इसको चार्ज क्यू गिवन है, या तो इसको चार्ज क्यू गिवन है, ठीक है, और अगर इसको हमने एक स्विच से कनेक्ट किया है, अर्थिंग से, ठीक है, अगर हम स्विच को ऑन करेंगे तो इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा ये पूछेंगे, ठीक है। तो देखो आपको एक चीज पता होनी चाहिए, अब इसके ऊपर क्या हो रहा था, इसका पोटेंशियल आ रहा था, मान ले इसका रेडियस ए है, इसका रेडियस बी है, तो इसका पोटेंशियल जो इसे फील हो रहा था वो था v इक्वल्स टू के क्यू बाय बी, जितना इसका स्फीयर का खुद का पोटेंशियल है उतना इसको फील हो रहा था, ठीक है। अब वो खुद अपना चार्ज लेके आएगा, ठीक है, तो इसका खुद का चार्ज भी कुछ आ जाएगा, कितना, के क्यू डैश बाई ए, खुद का चार्ज की वजह से पोटेंशियल आ गया। अब ये पोटेंशियल ऐसे होंगे जिनका एडिशन जीरो होना चाहिए, क्यों, क्योंकि आपने अगर स्विच ऑन कर दी तो चार्ज आएगा, वो चार्ज इतना आएगा कि पूरे पोटेंशियल, इसके पूरे पोटेंशियल जो अर्थ से कनेक्टेड उसके पूरे पोटेंशियल को जीरो कर दे। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं v इक्वल्स टू के जीरो इक्वल टू के क्यू बाई ए के क्यू डैश बाई बी। सो बेटा के क्यू बाई बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ के क्यू डैश बाई ए, के गेले, सो क्यू डैश कितना आएगा, माइनस ऑफ क्यू ए बाई बी। याद रखना यही सेम चीज हम बाहर वाले को अर्थिंग करके भी फाइंड कर सकते हो, इसके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस अर्थिंग के पूछे जाते हैं, ठीक है बेटा, डन है, आई होप तुझे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन कंडक्टिंग प्लेट्स। तो इसका हम एक एग्जांपल लेके ही समझ लेते हैं। मान लो ये एक कंडक्टिंग प्लेट है, ये दूसरी कंडक्टिंग प्लेट है, अगर तुझे कह दिया गया इसको Q चार्ज दिया, इसको 2Q चार्ज दिया है, और तुझे पूछा गया कि अब बताओ कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, रीडिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा अगर इन दोनों को पास में लाया जाएगा। तो देखो पहले एक चीज है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जानी चाहिए, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जानी चाहिए क्योंकि कंडक्टर्स है। तो मैं इनको यहाँ पर कंडक्टर्स बता दूं, ये भी कंडक्टर है, उप्स, ये भी कंडक्टर है, कहीं से लीक हो रहा है, यहाँ से लीक हो रहा है, चलो ये भी कंडक्टर है, और मान लो ये भी कंडक्टर है, फाइन। तो अब आप सिंपल सी बात देख लो, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होनी चाहिए, तो यहाँ पर मान ले Q का कुछ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ x, तो ये हो जाएगा तेरा Q माइनस एक्स, यहाँ पे हो गया मान ले y, तो ये तेरा हो जाएगा 2Q माइनस y। अब यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर फील्ड जीरो होनी चाहिए, तो Q माइनस एक्स वाले की फील्ड भी यहाँ पे आएगी, है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा इज नथिंग बट Q, तो Q बाय 2a एप्सिलॉन नॉट, तो इस चार्ज है Q माइनस एक्स का इस साइड, तो Q माइनस एक्स बाय 2a एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों का भी इस तरफ होगा, मतलब y और 2Q माइनस y का टोटल इस तरफ होगा, मतलब 2Q का इस तरफ होगा, तो प्लस 2Q बाय 2a एप्सिलॉन नॉट, और इस वाले का जो है, ये वाला जो चार्ज है, ये वाले चार्ज का उस तरफ होगा, वो दोनों सेम हो जाने चाहिए, मतलब ये वाले इस साइड वाले जो है उस साइड के इक्वल हो जाने चाहिए। तो ये हो जाएगा तेरा x बाय 2a एप्सिलॉन नॉट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, 2a एप्सिलॉन 2a सारे कैंसिल हो जाएंगे, Q माइनस एक्स प्लस 2Q इक्वल्स टू x, 3Q इक्वल्स टू 2x, तो x इक्वल्स टू 3Q बाय 2। तो यहाँ पर बेटा तेरा आ रहा है 3Q बाय 2, और यहाँ पे तेरा आएगा Q माइनस एक्स इज इक्वल्स टू Q माइनस 3Q बाय 2 विच इज माइनस Q बाय 2, तो यहाँ पर तेरा आएगा माइनस ऑफ Q बाय 2। अब तेरे को अगर इसके चार्जेस फाइंड करने तो सेम जो यह किया वहाँ पे यहाँ पे करना है,
यहाँ पे क्या करोगे, इस पॉइंट पर फील्ड 0 माननी है, तो इस पूरे चार्ज की वजह से इस साइड आएगी फील्ड विच इज इक्वल्स टू Q बाय 2a एप्सिलॉन नॉट, और इस वाले की वजह से, y वाले की वजह से भी यहाँ पे आएगी, तो ये हो जाएगी y बाय 2a एप्सिलॉन नॉट, दैट मस्ट बी बैलेंस बाय इस वाले की फील्ड उधर होगी, दैट इज 2q माइनस y बाय 2a एप्सिलॉन नॉट, कैंसल कैंसल कैंसल, q प्लस y इक्वल टू 2q माइनस y, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं q इक्वल्स टू 2y, बेटा y इक्वल्स टू तेरा आ जाएगा q बाई 2, तो ये तेरा हो गया q बाई 2, और बेटा ये मेरा हो जाएगा 2q माइनस q बाई 2 विच इज 4q माइनस q बाई 2, दैट इज 3q बाई 2, तो इस साइड तेरा 3q बाई 2 आएगा। ठीक है बेटा, डन है। देख यहाँ पर सारी चीजें मस्त बैलेंस हो रही है, 3q बाई 2, q बाई 2 को देख के यहाँ पर ये माइनस q बाई 2, माइनस q बाई 2 को देख के q बाई 2 आया, और ये 3q बाई 2, मतलब ये और ये सेम होना चाहिए। ठीक है, तो सारी चीजें तेरी बैलेंस हो रही है। तो बेटा ये कैलकुलेशन प्रोसीजर इंपॉर्टेंट थी जो तुझे आनी चाहिए, जो मैं सिर्फ एग्जांपल से तुझे समझा सकता हूँ। अगर मैंने तेरे को सीधा ये कह दिया होता कि तुझे कुछ नहीं करना, तो अंदर फील्ड 0 ले ले, तो शायद तुझे समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूशन करके तुझे समझाया। इसमें पूछा जाता है कि हर प्लेट के हर साइड का चार्ज निकालो कितना होगा, तो चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा वो आपको करना होता है। तो आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे, मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर ली है। देख लेते और कोई स्लाइड तो बची नहीं है, नहीं बची, सो थैंक यू सो मच फॉर पेशेंटली लिसनिंग दिस, अच्छे से रिवाइज कर लेना, ऑल द बेस्ट।